नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूं एक डरावनी कहानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसको आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। हाँ, सही सुना आपने, सोचा तक नहीं होगा। ऐसी डरावनी कहानी जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या सच में ऐसा भी हो सकता है। हाँ दोस्तों, ये कहानी मैंने भी कहीं सुनी थी, बहुत दिन बाद भी मुझे याद है। उसका कारण भी वो कहानी ही है जिसने मुझे उसे याद करने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी है बहुत साल पहले की, जब हमारे ज़माने जैसे कंप्यूटर मोबाइल नहीं हुआ करते थे। लिखने का काम कलम से और कागज़ पे लिखाई होती थी। बात करने का जरिया था वो लैंडलाइन फ़ोन, जो कभी लगता था या कभी आउट ऑफ सर्विस होता था। दूर दराज के ठिकानों में तो बहुत मुश्किल होती थी दोस्तों। ऐसे ही किसी दूर सुनसान ठिकाने की खोज में एक लेखक निकल पड़ा। उसको अपनी कहानी लिखने के लिए शांति और अकेलापन चाहिए था। वो अपनी बीवी और अपने बच्चे को अपने घर पर ही छोड़कर चला गया। ये उसका हमेशा का काम था, सो घर वालों को इसकी आदत हो चुकी थी। उस लेखक का नाम था विनोद। विनोद बहुत ही काबिल लेखक था। वो किताबें लिखता था, नाटक भी लिखता था। उस अपने ज़िले में उसका बड़ा नाम था। उसी पर उसकी रोजी रोटी चलती थी। काफ़ी पैसा उसने बना लिया था। अब उसके पास मोटरसाइकिल भी थी और पक्का घर भी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब कुछ मिल जाता है ज़िंदगी में तो कुछ और पाने की चाहत जन्म लेती है। वैसे ही कुछ विनोद के साथ भी हुआ। उसको कामयाबी मिल चुकी थी, लेकिन वो और ऊपर पहुंचना चाहता था, जहां से ये दुनिया उसे छोटी लगे। विनोद एक गांव में पहुंच जाता है। वहां के डाक खाने में पहुंच के किसी की पहचान बताता है। वो उसको एक पता देकर जाने का रास्ता बता देते हैं। उसकी मोटरसाइकिल चलते हुए एक घने जंगल में चली जाती है। हर तरफ पहाड़ और वहां से गिरते झरने की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। एक मोड़ आने के बाद उसको कुछ घर दिखाई देते हैं। वहाँ पे फॉरेस्ट वालों का एक गेस्ट हाउस था, जहाँ पे अब कोई नहीं रहता था। विनोद ने कुछ दिन वहाँ रहने का इंतज़ाम कर लिया था। बाहर से वो गेस्ट हाउस पूरा लकड़ी का बना था, लेकिन वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, तो उसकी बनावट में वो विदेशी झलक साफ दिख रही थी। बाहर बड़ा सा बरामदा और वहाँ रखी एक मेज़ और कुर्सियाँ। उसके बाजू में लकड़ी के खंभे लगे हुए थे। उसके ऊपर मोटा सा गेहुआ रंग पोत दिया था। विनोद के सामान रखते ही वहां एक चौकीदार भागते हुए आया और सामान उठाने लगा। विनोद ने उसे रोका और कहा, तुम घनश्याम हो क्या? मुझे बताया था तुम्हारे साहब ने। हाँ साहब, मेरे मालिक ने यहाँ टेलीफोन करके बताया था कि एक बहुत बड़े साहब आने वाले। घनश्याम ने बड़े ही सादगी से विनोद की तारीफ कर डाली। विनोद को बड़ा सुकून मिला। उसने हंसते हुए कहा, अरे मैं कोई साहब नहीं हूँ। तुम्हारे साहब और मैं साथ में पढ़ाई करते थे। मैं लेखक हूँ, कविता, कथा और कुछ नाटक भी लिखता हूँ। तुम्हें नाटक पसंद है? विनोद ने उसकी पसंद पूछ ली। अक्सर गांव में नाटक देखने आज भी लोग दूर से आया करते हैं। अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहले दिन से ही पहुँच जाते हैं। लेकिन उस ज़माने में नाटक होना आम बात नहीं थी। लोग सिनेमा सिर्फ शहरों में ही देखते थे। नाटक वहाँ लोकप्रिय था। शाम का खाना होने के बाद घनश्याम और विनोद बाहर बरामदे में बैठ के बातें करने लगे। बाहर आग जल रही थी। दूर से जंगली भेड़ियों की आवाज़ आ रही थी। घनश्याम अपने आसपास की जगह के बारे में बता रहा था और विनोद कभी उसकी बातों पर ध्यान देता तो कभी उन सब चीज़ों को अपनी कहानी में रखने की कोशिश करता। बातें करते करते कब 11 बज गए समझ नहीं आया। घनश्याम बोला, साहब रात को बाहर अकेले मत निकलिएगा। बाहर जंगली सुअर, भेड़िए और तो कभी कभी शेर भी आ जाता है। यहाँ कोई भरोसा नहीं है। उसको हाँ बोलकर दोनों अपने अपने रूम में सोने चले गए। विनोद को थकान होने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। अब वो खिड़की खोलकर एक कुर्सी पे बैठ गया। जंगल से बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी। कभी शेर की दहाड़ तो कभी उल्लू की आवाज़। बहुत ही भयानक लग रहा था उसे। उसको लग रहा था जैसे वो सब उसके आसपास ही घूम रहे हो। वो अब लिखने का सामान खोजता है। अरे मैं तो कलम लाना ही भूल गया। लगता है मेरे सामान में से गिर गई कहीं पे, या फिर मेरे बच्चे ने निकाल लिया होगा। उसके सामान में बस एक स्याही की बोतल मिलती है।
आज उसका दिन बेकार जाएगा, ऐसा सोचते हुए वो वहां रखी अलमारी में खोजने लगता है। विनोद को अचानक पुराने से कपड़े में लपेटा हुआ एक बक्सा मिलता है। वो बड़े ही आश्चर्य से उसको खोलता है। अरे वाह, मेरा काम तो बन गया। पेन भी है और एक बढ़िया सी डायरी भी। शायद मेरे दोस्त ने मेरे लिए लाकर रखी होगी। उसको पता है मैं लेखक हूँ। अपने दोस्त का शुक्रिया अदा कर वो उस पेन में स्याही डालता है और वो डायरी खोलता है। वो डायरी बाहर से तो बहुत पुरानी थी, लेकिन अंदर से एकदम नई जैसी लग रही थी। विनोद घर के अंदर था, लेकिन दूर से झरनों के पानी की आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही थी। उसने डायरी के पन्ने खोले और उसमें अपने पेन से लिखा, मौत का राज। जैसे ही उसने ये लिखा, जंगल में किसी का शिकार हो गया। बहुत जोरों की आवाज़ आने लगी। पंछी इतनी रात को उड़ने लगे थे, सारे जंगल में हलचल होने लग गई थी। विनोद को भी बड़ा मज़ा आया। ये जगह उसके लिए बिल्कुल सही थी। वो अब लिखना चालू करता है। वो अपनी कहानी में एक राज के बारे में लिखता है जो अभी तक किसी को नहीं पता था। कोई मनहूस साया अचानक से लोगों की बस्ती में आता है और एक एक करके लोगों को मौत के घाट उतारता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है। लोग भगवान को याद करके सोते हैं और सुबह वहीं बाहर मौत के हवाले हो जाते थे। हर जगह मौत ही मौत। वो अपनी कहानी में ये लिखता है कि अब वो कहानी ख़त्म करने वाला है। विनोद को कहानी में मज़ा नहीं आता, तो वो उसको आगे बढ़ाने की सोचता है। वो कहानी में थोड़ा घुमाव लाने की कोशिश में अपनी कहानी में एक आत्मा के बारे में लिखता है। विनोद कहानी का आखिरी हिस्सा अगले दिन लिखेगा, ऐसे सोचकर सोने की कोशिश करता है कि तभी अचानक उसको लगता है कि उसके पीछे की खिड़की से कोई अंदर झांक रहा है। खिड़की तेज हवा से एक दूसरे पर लग के आवाज कर रही थी। कुछ देर के लिए विनोद एक ही जगह पर सुन्न होकर खिड़की की तरफ देखता रहता है। एक पल के लिए वो सोचने लगा कि वो दरवाजा खोल के घनश्याम का दरवाजा देखे। उसने दरवाजा खोला और घनश्याम का दरवाजा देखा। उसका दरवाजा बंद था। विनोद ने वहां खिड़की में किसी को तो देखा था, लेकिन अपना वहम मानकर वो सो जाता है। अगले दिन सुबह वो घनश्याम के साथ जंगल और खेत घूमने निकल जाता है। दोपहर में खेतों में खाना खाकर एकदम शाम को वो गेस्ट हाउस वापस आते हैं। शाम का खाना खाकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। आज उसको कल की कहानी का किस्सा खत्म करना था। वो डायरी खोलता है। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अब उसको काम तो करना ही था। लेकिन आज जैसे ही उसने कलम उठाई, फिर खिड़की जोर से खुल गई। अब विनोद डर गया। उसने जोर से आवाज लगाई, घनश्याम। घनश्याम दौड़ के आया। विनोद ने दरवाजा खोला। अभी मैं यहां बैठा था तो मैंने किसी को खिड़की से झांकते हुए देखा, जैसे कोई आदमी हो। विनोद थोड़ा सहम कर बोल रहा था, साहब आपको शायद वहम हुआ होगा, यहाँ तो कोई नहीं है और मैंने बाहर के दरवाजे पर ताला लगाया है। कोई कैसे अंदर आ सकता है? घनश्याम इधर उधर घूमकर देख रहा था। उसको ऐसा करते देख विनोद को भी लगा कि शायद वो उसका वहम ही था। घनश्याम के जाने के बाद वो लिखने बैठ जाता है, लेकिन वो खिड़की बंद करके। विनोद लिखने में मगन हो जाता है, लेकिन उसका ध्यान खिड़की पे नहीं होता। वहां एक बहुत ही खूंखार साया, या कहो कि कोई बुरी आत्मा खिड़की के बाहर से उसको देख रही थी। दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि यह वही आत्मा है जो अब कहानी से बाहर आ चुकी है। अब लग रहा था जैसे ये आत्मा ही विनोद से सब लिखवा रही थी, लेकिन इसकी किसी को खबर नहीं थी। वो विनोद भी इस बात से अभी बेखबर था कि उसकी लिखी कहानी में क्या होने वाला था। अब वो कहानी में लेखक के दोस्त की मौत के बारे में लिखता है। सुबह उठते ही उसको एक फोन आता है कि विनोद का जो दोस्त था, जो इस गेस्ट हाउस का मालिक था, उसकी कल अचानक रात में मृत्यु हो जाती है। पता चलते ही वो पास के गांव में जाता है। वो विनोद के दोस्त का गांव था।
उसको आखिरी क्रियाकर्म के लिए वहीं लेकर आने वाले थे। मौत मानो एक बंद लिफाफे में थी, किसी को कोई खबर नहीं थी। पुलिस भी हैरान और परेशान थी। विनोद को बहुत बुरा लगा। अब उसको गेस्ट हाउस में रुकने का मन नहीं था, लेकिन अब उसका काम होने को था। वो कहानी को खत्म करना चाहता था। आज वो उस पेन से लिखता है कि उसके गेस्ट हाउस का नौकर जो उस कहानी में था, उसको जंगल में कोई जंगली जानवर मार डालता है। दूसरे दिन घनश्याम का कोई अता पता नहीं था। दोपहर तक राह देखने के बाद विनोद अपने आजू बाजू के लोगों को लेकर उसे खोजने निकल जाता है। शाम को एक चरवाहा वहां आता है। बाबूजी, बाबूजी, जल्दी चलो। विनोद उसके साथ जाता है। एक पेड़ के नीचे घनश्याम की लाश मिलती है, बहुत ही बुरी हालत में। जानवरों ने उसको पूरी तरह फाड़ दिया था, देखने लायक नहीं था। पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब विनोद को कुछ अजीब और बहुत ही भयानक होने वाला है, ऐसा लग रहा था। विनोद भी बहुत थक चुका था। गेस्ट हाउस आकर वो अपनी कहानी ख़त्म करना चाहता था। इतना सब होने के बाद अब उसका मन ही नहीं लग रहा था। आते ही उसने डायरी निकाली और वो पेन से उसमें लिखने लगा कि अब वो कहानी वाली आत्मा लेखक के परिवार को भी ख़त्म करती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। ये सब लिखने के बाद वो पानी पीने बरामदे में जाता है। वापस आता है तो वो अंदर का मंजर देखकर उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। उसकी डायरी के पास एक बहुत ही डरावनी आत्मा खड़ी थी, विनोद की तरफ देख रही थी। विनोद चिल्ला उठा। आजू बाजू के घर वाले भी आए, उन्होंने भी उस आत्मा को देखा। कुछ देर वहीं रुककर वो अचानक गायब हो गई। विनोद ने अपनी कहानी वाली डायरी उठाई और उसको गौर से देखने लगा। उस पेन से लिखी हर चीज़ उसके सामने जैसे जन्म ले रही थी। उसको यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने उस कहानी में जो लिखा था वो सब हो चुका था। दोस्त और नौकर की मौत। अब विनोद ने लेखक के परिवार की मौत के बारे में लिखा था। लिखा हुआ तो वो मिटा नहीं सकता था, इसलिए अपनी गाड़ी लेकर बहुत तेज घर तक पहुंचने निकल जाता है। कहीं ना कहीं उसको यह एहसास हो गया था कि उस डायरी या पेन की वजह से ये सब मौतें हो रही थी। अब वो जो भी लिखता वो सब असलियत में हो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। घर के बाहर विनोद के रिश्तेदार खड़े थे, बहुत भीड़ थी। विनोद थरथराने लगा, उसके पैर भारी हो गए और चलना मुश्किल हुआ। उसको बीवी और बच्चे की तस्वीर सामने दिखने लगी। उसका हंसता खेलता परिवार खो गया था। एक ही झटके में उसका सब सुख चैन छिन गया था। विनोद खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अपनी लिखी कहानी पे उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी पत्नी की चिता में वो डायरी फेंक दी जिसमें वो कहानी थी। शाम को सब रिश्तेदार जाने के बाद वो अपने आप को कोसते हुए रात तक रोता रहा। लेकिन रात को अचानक खिड़की में वही डरावना खूंखार साया दिखाई दिया और उसको एकदम से याद आया। उसने गेस्ट हाउस से निकलने से पहले अपनी कहानी का अंत लिख लिया था। उस लेखक की मौत एक राज, और इसी तरह हुआ भी। विनोद की मौत एक राज बन के रह गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और शेयर करें और बने रहे मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता हूं डरावनी कहानियां। धन्यवाद।